नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। प्रस्तावना ये क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव पर ही आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना से हमें किन बातों की जानकारी मिलती है? तो हमें संविधान के स्रोत की जानकारी मिलती है कि इस हमारे भारत की शक्ति किस में निहित है ये, और दूसरा है हमारे देश का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संविधान के अधिनियमन की तिथि और दिवस के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमारा प्रस्तावना ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना। इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को, कितना बार आया है भारत शब्द? तो 2 बार। ठीक, ये प्रश्न पूछता भी है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, भारत को कैसे बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न बनाना चाहते हैं। साथ ही समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और उसके नागरिकों को कैसा न्याय देना चाहते हैं? तो 3 प्रकार के न्याय देना चाहते हैं। क्या क्या? तो एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। यहाँ कहीं भी धार्मिक न्याय के बारे में उल्लेख नहीं है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है तो किस प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है, ना कि धार्मिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता दी गई है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब जैसे हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसको हम अभिव्यक्त करते हैं, कोई इस पर विश्वास करता है धर्म पर, फिर उस धर्म की उपासना करता है। उस प्रकार से हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, समता के अवसर, तो किसमें समता? तो प्रतिष्ठा और अवसर के लिए समता। मतलब समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने का। ठीक है, उसी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना, मतलब भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। और इसमें संविधान के अधिनियमन की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसे क्या भी बोल सकते हैं? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो इस तिथि को क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया था।
ठीक है। अभी तक संविधान में केवल एक संविधान संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 शब्द है जो संविधान संशोधन के द्वारा बाद में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक, तो आगे प्रश्न बनाते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस हिंदी वर्ष में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था? तो 2006 विक्रमी, ऐसा पढ़ते हैं ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम भी पूछता है, इसलिए हम लोग को प्रस्तावना याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम न्याय की बात करते हैं। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद तो न्याय पहला हो गया, मतलब चौथा पहले में आएगा। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब ये जो स्वतंत्रता है वो सेकंड नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम समता यानी समानता का अवसर, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब ये जो सेकंड है वो थर्ड में आएगा। और उसके बाद भाईचारे की भावना, ये फोर्थ में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के आमुख यानी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया? तो मैंने अभी ही बताया था केवल एक संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। इसी के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता सम्मिलित नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया ना, तो 75 में कौन सा शब्द नहीं था? तो अखंडता नहीं था। और इसके साथ कौन सा नहीं था? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। ठीक है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी जी ने इसे जन्म कुंडली कहा है। मुंशी लोग हमेशा पोथी पुराण लेके बैठे रहते हैं ना, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कुंडली बनाते रहते हैं, तो वहाँ से याद रह जाएगा मुंशी। के.एम. मुंशी क्या बोला है? जन्म कुंडली बोला है। किसको? तो प्रस्तावना को, संविधान का जन्म कुंडली। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं? ठीक है ना, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही वही है कि इसका कोई एक धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव की भावना हमारे भारत में है। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सभी धर्मों का समान आदर, ये भी धर्मनिरपेक्षता में ही आता है। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, तो है, प्रस्तावना में इसका उल्लेख भी है। यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है, तो ये इसमें शामिल नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7वां है, इनमें से कौन हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंश नहीं है? तो संघवाद का उल्लेख तो प्रस्तावना में है ही नहीं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संघवाद। ठीक है, सब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इन सब का उल्लेख है, संघवाद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, मतलब भारत में केवल हिंदू धर्म है ये नहीं बोल सकते, केवल मुस्लिम धर्म है ये नहीं बोल सकते, केवल ईसाई धर्म है ये नहीं बोल सकते, मतलब सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? तो क्या है? जनता। हम बोलते हम भारत के लोग, भारत को, मतलब शक्ति कहाँ से मिलेगी? भारत के लोगों से। तो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जनता है। ठीक है, केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोला है? ठीक, तो
मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं, तो ये सही है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो भाग है बोला था संविधान। केशवानंद भारती मामले में क्या बोला था? प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये गलत है। ये भी तो संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते, तो ये सही है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये भी सही है। अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है, तो ये भी सही है। लेकिन सिर्फ 2 ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में क्या बोला गया था कि जो संसद है वो संविधान के मौलिक अधिकारों सहित किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता जो उसके मूल ढांचे को परिवर्तित करता हो। ठीक। 11वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो हमारे लिए हम सबसे सर्वोच्च कौन सा है? तो हमारा संविधान ही सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? तो सर्वोच्च कौन है हमारे लिए? संविधान ही है। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा था? तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में ही ये बोला गया है कि हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो है उद्देशिका या प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का विचार आया है कहाँ से? तो फ्रांस की क्रांति से आया है। ये तीनों शब्द लिया गया है कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। ठीक। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, ये तो दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी दिया है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं दिया है। हमको क्या मिला है? आर्थिक न्याय मिला है। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। तो क्रम तो हम लोग आगे भी जमाया था। न्याय पहले आता है। ठीक। फिर स्वतंत्रता आती है, फिर समानता, उसके बाद भातृत्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो उस समय हमारा स्थिति क्या था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। और बोलेंगे वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्यों? कैसे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, समाजवादी जोड़े, पंथ निरपेक्ष जोड़े, तो अभी वर्तमान स्थिति क्या होगी? ये होगी। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कैसा था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को निकाल देंगे तब। ठीक है। 20वां प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत क्या जाना जाता है? सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊंचे वर्ग को ज़्यादा अधिकार, नीचे वर्गों को कम अधिकार, ये नहीं हो सकता। सभी को क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? बोला है तो संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है, जबकि संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, ये इन सब का उल्लेख कहाँ है? तो हमारे प्रस्तावना में है। ठीक है। 22वां प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका, तो ये क्या है? संविधान का भाग तो है, लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक। तो ये कहाँ बताया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये बताया गया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। ठीक।
भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो हमारे प्रस्तावना में तो किया गया है। इसके साथ ही साथ राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वहाँ भी आर्थिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ था। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ पॉलिटी के MCQ पर। इससे हमारा धीरे धीरे पॉलिटी के बारे में जानकारी बढ़ता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।